एवरीवन, माई सेल्फ दीपांशु वर्मा। आई वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल एंजॉय इंग्लिश। और आज मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के 3 ऐसे गोल्डन रूल बताऊंगा जो आप अपने रोजाना की वाक्य में जो वाक्य बोलते हो उन्हें आखिर बनाते कैसे हैं। क्योंकि एक बार आप पे बनाना आ गया तो फिर 100 बनाओ, 1000 बनाओ या 1 लाख बनाओ, लेकिन रूल मैं आपको बताऊंगा कि उस तरह के वाक्य हम कैसे बनाते हैं जो हम अक्सर बार बार हर बार रोजाना बोलते हैं। तो आइए सीखते हैं इन वाक्यों को। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पूरा सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। आप एक बार प्लीज प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें, क्योंकि इस पर आपके काम का हर वो चीज़ मिलेगी जिससे आप एक फ्लुएंट स्पीकर बन सकते हैं। इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर देन यू हैव टू चेक द प्लेलिस्ट दैट व्हाट इज द नीडफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। लेट्स स्टार्ट द यूज ऑफ फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के प्रयोग को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे। फॉन्ड ऑफ का मतलब आखिर होता क्या है। बच्चों, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं, और जब आप किसी चीज़ के शौकीन होते हैं तो आपको उसकी आदत होती है, आपको वो चीज़ पसंद होती है। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन। अब इसके बाद फॉन्ड ऑफ के बाद जैसे कि ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद मैक्सिमम टाइम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में तो आईएनजी नहीं लगाओगे। भाई फुटबॉल एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आईएनजी लगाओगे, फुटबॉल में नहीं लगाने के। अब जो हॉकी एक ऑब्जेक्ट है, हॉकी में क्या लगाओगे ऑब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाने के। लेकिन अगर फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। जैसे कि किसी काम या चीज़ को शौक होना, चाह होना। जैसे कि यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। कोई भैया या बहन बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड का शौकीन होती है या होता है, उसे हम बोलेंगे यू आर, यू तुम, आर हो फॉन्ड ऑफ शौकीन, ईटिंग क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग खाने के, फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के शौकीन हो। शी इज़, अब यहाँ शी के साथ इज क्यों आया, क्योंकि एक वचन है। शी इज़ फॉन्ड ऑफ वाचिंग मूवी, वह फिल्में देखने की शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग नॉवेल्स उपन्यास, मैं उपन्यास पढ़ने का शौकीन हूँ। राधिका इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग माने बात करना। राधिका बात करने की शौकीन है। मैंगो एक्स इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट। मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। अब देखो यहाँ क्रिकेट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है। अब भैया ऑब्जेक्ट में आप क्या आईएनजी फॉर्म लगाओगे, कोई आईएनजी फॉर्म आप नहीं लगा सकते। ये वर्ब थी, इसीलिए यहाँ पर आईएनजी फॉर्म लगाया था। लेकिन यहाँ पर क्रिकेट जो है वो एक ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी। मैंगो एक्स इज फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। लैला इज फॉन्ड ऑफ मोबाइल। एक लड़की है लैला, और लैला बहुत ही ज़्यादा मोबाइल चलाना पसंद करती है, तो आप बोल सकते हैं लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल। लैला मोबाइल की शौकीन है। लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल, लैला मोबाइल की शौकीन है। एक बार मैं फिर बता देता हूँ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है जब आप किसी काम की या किसी चीज़ की आपको चाह होती है, शौक होती है, आदत होते हैं, तब हम फॉन्ड ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉन्ड ऑफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसमें आईएनजी लगेगा। अदरवाइज ऑब्जेक्ट है तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। जैसे कि यू आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड, तुम फास्ट फूड खाने के शौकीन हो। शी इज़ फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवी, वह मूवी देखने की शौकीन है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, मैं नॉवल पढ़ने का शौकीन हूँ। राधिका इज़ फॉन्ड ऑफ टॉकिंग, राधिका बात करने की शौकीन है। मैंगो एक्स इज़ फॉन्ड ऑफ क्रिकेट, मैंगो एक्स क्रिकेट का शौकीन है। लैला इज़ फॉन्ड ऑफ मोबाइल, लैला मोबाइल की शौकीन है। एक मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एक बार मैं क्लास में था और मैंने एक बच्चे में फॉन्ड ऑफ का यूज़ पढ़ा रहा था, तो पीछे से कुछ भैया हंस रहे थे। मैंने उनसे पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, तो एक लड़के ने सेंटेंस बनाया था आई एम फॉन्ड ऑफ माई गर्लफ्रेंड, मैं मेरी गर्लफ्रेंड का शौकीन हूँ। तो ये भी बना सकते हैं। गर्लफ्रेंड एक ऑब्जेक्ट है तो गर्लफ्रेंड में आईएनजी फॉर्म तो नहीं आने का। तो इस प्रकार से फॉन्ड ऑफ को हम यूज़ करते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे रूल पर। दूसरा रूल है हमारा फॉन्ड ऑफ तो हम पढ़ लिया। दूसरा रूल है हमारा फील लाइक। क्या है हमारा दूसरा रूल है हमारा फील लाइक। फील लाइक का मतलब क्या होता है, देखो कभी कभी ना आपका एक मन करता है। फील लाइक का मतलब होता है, फील लाइक का मतलब है ऐसा मन करना। कभी कभी वो लड़कियां बोलती है ना शादी के बाद कि मेरा ना इमली खाने का मन कर रहा है, उस प्रकार से मन करना। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, और फील लाइक के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। फील लाइक के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही लगेगा। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, मेरा मन कर रहा है। अब देखो आई फील लाइक टॉकिंग, टॉक में आईएनजी लगाया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। आई फील लाइक टॉकिंग टू हिम, यार मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और बहुत दिन से आपने उससे बात नहीं की है, तो आज आपका बहुत मन कर रहा है, तो आप कहेंगे अपने दोस्त से कि यार आई फील लाइक टॉकिंग टू हर,
मेरा उससे बात करने का मन कर रहा है। अब किसी ने आपको बताया कि भैया आजकल पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बना रहे हैं कोई, तो आपने कहा यार आई फील लाइक ईटिंग पिज़्ज़ा राइट नाउ, यार मेरा भी इस समय पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मेरा हर समय शॉपिंग करना मुझे अच्छा लगता है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मुझे हर समय शॉपिंग करना अच्छा लगता है। आई फील लाइक शॉपिंग ऑल टाइम, मुझे हर समय शॉपिंग करने का मन करता है। आई फील लाइक वॉचिंग टीवी राइट नाउ, मेरा इस समय टीवी देखने का मन कर रहा है। जब भी आप अपने से कोई गलती कर देते हो और आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो जाती है तो आप बोलते हैं आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ, मेरा ऐसे मन कर रहा है मैं अपने एक जोर का थप्पड़ लगाऊं। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, मेरा तुम्हें जोर का थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। आई फील लाइक रीडिंग नॉवेल्स, मेरा उपन्यास पढ़ने का मन कर रहा है। आई फील लाइक किकिंग माई सेल्फ हार्ड, मेरा स्वयं को जोर का थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक स्लैपिंग यू हार्ड, मेरा तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। आई फील लाइक बीटिंग हिम, मेरा उसे पीटने का मन कर रहा है। आई फील लाइक लविंग द डॉग, मेरा कुत्ते को प्यार करने का मन कर रहा है। आई फील लाइक गोइंग टू शिमला, मेरा शिमला जाने का मन कर रहा है। तो इस प्रकार से आप फील लाइक से बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और ये है कोई डेथ फ्रेज। डेथ फ्रेज का मतलब होता है, देखो जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम जीवन की तो बहुत सारी सीख रहे हैं, ये कुछ ऐसी फ्रेज हैं जो हम जब किसी की मौत हो जाती है या होने वाली होती है तब हम इनका यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, वर्ज का मतलब होता है कगार पर, बिल्कुल जब कोई मरने वाला होता है कगार पर होता है। आपका कोई दादी जी हैं और उनकी एज 95 साल है, 95 ईयर्स है, और आप बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हो रही हैं तो आपके किसी पड़ोसी ने बताया कि इस बार दादी जी ये जाड़े मुश्किल ही पकड़ेंगी और उनकी तबीयत 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर ने कहा कि 1-2 दिन में ही जाने वाली हैं। और आपसे किसी आपके दोस्त ने पूछा भाई दादी जी की तबीयत कैसी है, तो आपने कहा शी इज़ वर्ज ऑफ द दैट, वह तो मरने की कगार पर है। मरने की, वर्ज का मतलब है बिल्कुल मरने ही वाला है, 1-2 दिन ही है, डॉक्टर ने ही मना कर दिया है। वर्ज ऑफ दैट, मरने की कगार पर है। अबाउट टू मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अबाउट टू का मतलब होता है मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ अबाउट टू गो, वह जाने वाला है। शी इज़ अबाउट टू डांस, वह नाचने वाली है। आई एम अबाउट टू कम, मैं आने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू यूज़ मोबाइल, मैं मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू टेक फूड, मैं खाना खाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू डू, मैं करने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू किल यू, मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। तो इस तरह से अबाउट टू का प्रयोग करते हैं। ही इज़ नो मोर, जब भी कोई व्यक्ति गुजर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो एकदम से ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता कि यार वह मर गया है, तो हम इसे थोड़ा सा फॉर्मल लैंग्वेज में इस तरह से भी बोल सकते हैं, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। शी इज़ नो मोर, वह अब नहीं रही। दादाजी इज़ नो मोर, दादाजी अब नहीं रहे। दादी जी इज़ नो मोर, दादी जी अब नहीं रही। और ऐसा भी आपने बोलते हुए लोगों को सुना होगा, भैया वो तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था, वे तो अपने निर्माता के पास चले गए, वे तो स्वर्ग सिधार गए। तो ऐसा बोलते हैं ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर। मे ही, आपने ये भी सुना होगा रेस्ट इन द पीस, RIP, आपने सुना होगा RIP का मतलब रेस्ट इन द पीस, रेस्ट आराम, इन में पीस स्वर्ग में, स्वर्ग में उन्हें आराम मिले। मे ही सॉल, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए सब चले गए। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं वह मर गया, वह मर गए, ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता, तो या तो हम बोलते हैं ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे, या हम बोलते हैं ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह सदा सदा के लिए हमेशा से चले गए। ही हैड ए गुड सोल, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कैसा भी हो, लेकिन अंतिम समय पर हर कोई यही कहता कि यार वह बहुत अच्छा आदमी था, वह एक बहुत अच्छी आत्मा थी। तो ही हैड ए गुड सोल, शी हैज़ ए गुड सोल। मैन डाइज बट मेमोरीज इमॉर्टल, मनुष्य मर जाता है लेकिन यादें सदैव अमर रहती हैं। एक बार फिर मैं रीज़न करा देता हूँ। ही इज़ वर्ज ऑफ द दैट, वह मरने की कगार पर है। ही इज़ अबाउट टू डाई, वह मरने वाला है। ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहे। ही हैज़ गॉन टू सी हिज मेकर, वह तो वहीं चले गए जिसने उन्हें बनाया था। मे ही सॉल रेस्ट इन द पीस, भगवान करे उनकी आत्मा को शांति मिले। ही हैज़ गॉन फॉर एवर, वह हमेशा हमेशा के लिए चले गए। ही हैड ए गुड सोल, वह एक अच्छी आत्मा थे। मैन डाइज बट मेमोरीज इज इमॉर्टल, आदमी मर जाता है लेकिन यादें सदैव जिंदा रहती हैं। तो इंग्लिश में आप अपना गुस्सा कैसे जाहिर करते हो? जब आप किसी व्यक्ति के सामने होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो व्यक्ति पता चला लेता है कि आप किस भाव में उसको बातें कह रहे हो। लेकिन जब एक रिटन फॉर्म में कोई सेंटेंस होता है, कोई स्टेटमेंट होती है, कोई पैराग्राफ होता है, तब हमें कैसे पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा गुस्सा या असभ्यता में आपको उसने शब्द बोले हैं? तो इसे हम सीखते हैं यूज़ ऑफ हेल को। हेल क्या है? जहाँ भी पूरी इंग्लिश में आपको हेल कहीं दिख जाए तो एकदम समझ जाना कि वहाँ पर बात बहुत ज़्यादा गुस्सा, असभ्यता और क्रोध में की जा रही है। जहाँ पे भी हेल दिख जाए
और इसके मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। देखो, इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का शब्द का प्रयोग करते हैं। क्योंकि अब देखो, हेल का प्रयोग हम क्यों करते हैं? अगर मैं मान लीजिए आपसे गुस्सा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ भाई यार तो क्या कर रहा, तो आप समझ जाओगे मेरी बॉडी लैंग्वेज से, मेरी बोलने की टोन से कि मैं गुस्सा हूँ। लेकिन अगर यही बात मैं आपसे रिटन मैसेज में कहूँ तो आप मेरी टोन का कैसे पता लगाओगे? तब मैं यूज़ करूँगा हैल का। और जहाँ पे भी हैल आपको दिखे पूरी इंग्लिश में, स्टेटमेंट में, सेंटेंस में, आप तुरंत समझ जाना वो बात बहुत ही ज़्यादा गुस्से में की जा रही है। अब देखो, सुनो इसे ध्यान से। इंग्लिश में हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध, असभ्यता को दर्शाने के लिए हम हैल शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने पूरी ज़िंदगी में ये वाक्य न जाने कितनी बार सुना होगा बॉलीवुड की फिल्मों में, व्हाट द हेल। व्हाट द हेल का मतलब है क्या बकवास है। व्हाट द हेल क्या मतलब, क्या बकवास है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या है, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल इट इज़, ये क्या मुसीबत है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, पर तू कहाँ जा रहा मरने को। अब देखो, व्हाट द हेल, देखो एक मिनट के लिए द हेल हटा दो यहाँ से। मैं आपसे कहूँ वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। अब देखो, व्हाट द हेल, व्हाट द हेल से क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। व्हाट द हेल यू आर गोइंग, आप क्या नरक जा रहे हो। आप देखो, पहली एक चीज़ मैं आपसे बहुत बार ये स्टेटमेंट बता चुका हूँ, इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। जब भी आप इंग्लिश को पढ़ते हो कभी भी हिंदी के हिसाब से मत लगाना, ये हमेशा सेंस के हिसाब से समझी जाती है। अब देखो, आप क्या नरक जा रहे हो। अब इस बात को आप अपनी भाषा में, संस्कृति में, रिलीजन में कैसे बोलते हो, आप उसे उस तरह से समझ लीजिएगा। बस मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट द हेल यू आर गोइंग का मतलब है भाई तू कहाँ जा रहा नरक में, तू कहाँ जा रहा मरने को। तो इस तरह से, मतलब जिस भी तरह से गुस्से में वो की ही जाती हो। जैसे आपकी फैमिली में ये वर्ड कैसे बोलता कि तुम कहाँ जा रहे हो, कोई गुस्से में बोलता। जैसे कि मान लीजिए आपकी माताजी आपको बार बार मना कर दिया, भैया मेले में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। उनके 100 बार समझाने के बाद भी आप मेले में जा रहे हो और आपकी माताजी ने देखा और आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर गोइंग, मैं तू कहाँ जा रहा मरने के लिए, व्हाई द हेल यू वेंट। अब देखो, आप चुपके मेले में चले तो गए, लेकिन वहाँ पर आपको चोट लग गई। तो जब आपको चोट लग गई और आपकी माताजी ने पहले ही मना करा था, तो आपकी माताजी क्या कहेंगी, व्हाई द हेल यू वेंट, मैं तू क्यों गया था। अब देखो, बे तू क्यों गया था, बे तू क्यों गया था, बे तुम क्यों गए थे, तुझे जानने की जरूरत क्या थी, तुझे मरने की जरूरत क्या थी, तुझे जानने के आग लग रही थी क्या। मतलब कैसे भी बोल सकते हैं, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, असभ्यता, क्रोध और गुस्से को दर्शाने के लिए हम हैल का प्रयोग करते हैं। व्हाट द हैल यू हैव डन, कोई चीज़ है और आपकी माताजी ने आपसे कहा भैया इसे संभाल कर रखना, मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट पे, इसे संभाल कर रखना, इसे संभाल कर रखना। और आपने क्या करा, उस चीज़ को पूरी की पूरी तोड़ दिया। तो आपकी माताजी, जब आपकी माताजी आई तो वो एकदम से गुस्से में बोलेंगे भाई तुमने क्या कर दिया हो, व्हाट द हेल यू हैव डन, बट तूने क्या कर दिया हो। एक तो है देखो वो बोलने की टोन से, देखो ये तूने क्या किया, ये हो गया प्यार में, बट तुमने क्या कर दिया हो, ये हो गया गुस्से में। तो ये गुस्से वाली बात है, व्हाट द हेल यू हैव डन। व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किसके बारे में बात कर रहा है। आपकी माताजी ने कहा भैया चुप रहना, चुप रहना, चुप रहना, लेकिन आप पता नहीं उससे किस किस की बातें करी जा रहे हो कि एक दाढ़ी वाले बाबा जी थे और उनके साथ एक दाढ़ी वाली दादी जी थी और वे दोनों प्यार करते थे। तो आपकी माताजी ने कहा व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किस चीज़ की बात कर रहा है, बस तू क्या बकवास कर रहा है। Who the hell are you? Who the hell are you? Who the hell are you? बस तू कौन है। देखो यहाँ पे मैंने आप लगा रखा, आप इसे जिस भी हिसाब से असभ्यता में, गुस्से में, क्रोध में बोलना चाहो आप ऐसे बोल सकते हो। बॉलीवुड की हीरो में हीरोइन अक्सर बोलते हैं Who the hell are you? बस तू कौन है। Who the hell are you? Who the hell are you? बस तू कौन है। What the hell you did? You did, तुमने किया। What the hell, बस तूने क्या किया, तुमने क्या किया। मान लो आपने कोई चीज़ ख़राब कर दी तो तब ये सेंटेंस बोलता है व्हाट द हेल यू हैव यू डिड। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ भैया, हेल का मतलब होता है इंग्लिश में, हमारी भाषा में गुस्सा, क्रोध और असभ्यता को दर्शाने के लिए हेल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि जब हम व्यक्ति के सामने होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से, टोन से वो पता लगा लेता है कि हम गुस्से में हैं, प्यार में हैं। लेकिन इंग्लिश में शब्द बताते हैं, हेल बताता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में बात कर रहे हैं। व्हाट द हेल, क्या बकवास है, व्हाट द हेल इट इज, पे क्या मुसीबत है, व्हाट द हेल यू आर गोइंग, बस तू कहाँ जा रहा मरने को, व्हाट द हेल यू वेंट, बस तू क्यों गया था, व्हाट द हेल यू हैव डन, बस तन्ने क्या कर दिया, व्हाट द हेल यू आर टॉकिंग अबाउट, बस तू किस चीज़ में बकवास कर रहा, हु द हेल आर यू, बस तू है कौन, व्हाट द हेल यू डिड, बस तन्ने क्या किया।
अब मैं बात करूंगा नो लॉन्गर की। यार इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ इंग्लिश एंड आई लाइक सो मच एंड इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट दैट प्लीज़ लर्न दिस रूल केयरफुली एंड ट्राई टू यूज़ इन योर इंग्लिश टुडे। आज से ही इस रूल को अपनी इंग्लिश में लगाना शुरू करो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है रूल। ये है यूज़ ऑफ नो लॉन्गर। क्या होता है नो लॉन्गर? भैया नो लॉन्गर का मतलब होता है नहीं रहा। नहीं रहा। क्या नहीं रहा? जब भी कोई चीज़, जब भी कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसा नहीं रहता, समय के कारण, परिस्थितियों के कारण बदल जाता है, तब हम बोलते हैं नहीं रहा, नो लॉन्गर। जैसे कि आपका कोई दोस्त है और आप उससे 5 साल बाद मिले और वो बहुत घमंडी हो गया है और वो पहले जैसा नहीं रहा, तो आप अपने दोस्त को कहेंगे यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। आप पहले बच्चे थे और आपको कोई भी मूर्ख बना देता है था। आप 2 साल बाद आपको दोबारा कोई मूर्ख बनाने का प्रयास करा और आपने उसकी चोरी पकड़ ली, तो आपने उससे कहा आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड। मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम, मैं हूँ, नो लॉन्गर नहीं रहा, चाइल्ड बच्चा, मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी। मैं अब शरारती नहीं रहा। आप अपनी बुआ जी के घर जाते थे तो आपकी बुआ जी आपको देखते साथ भगा देती थी क्योंकि आप बहुत शैतानी करते थे, उनका सारा सामान तोड़ देते। अब आप 3 साल बाद अपनी बुआ के घर गए और उन्होंने आपको 2 थप्पड़ मार के बाहर भगा दिया और आपने कहा बुआ आई एम नो लॉन्गर नॉटी। अब मैं शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। और ये तो आपको पता ही है कि बदलना प्रकृति का नियम है। आप अपने दोस्तों से मिले 5 साल बाद, सबका प्लेसमेंट बहुत अच्छी अच्छी जगह हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, कोई इंजीनियर हो गया, और आप सिर्फ और सिर्फ एक यूट्यूबर रह गए, वो भी ऐसे वाले जिसका चैनल नहीं चल रहा है और आपके फ्रेंड्स आपको इज्जत नहीं देते। तब आप कहते हो फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। आप दिल्ली 2 साल बाद आए और आपने देखा यार काफ़ी कुछ बदल गया है। आपने कहा दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट। ज़्यादा मत बनो। आई एम नो लॉन्गर फूल। मैं मूर्ख नहीं रहा। ज़्यादा होशियार मत बनो। मैं मूर्ख नहीं रहा। तो एक बार फिर मैं क्विक रीजन करा देता हूँ। जब भी कोई चीज़, व्यक्ति, वस्तु या स्थान पहले जैसे नहीं रहती, बदल जाती है, तब हम नो लॉन्गर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यू आर नो लॉन्गर यू। तुम अब तुम नहीं रहे। आई एम नो लॉन्गर चाइल्ड। मैं अब बच्चा नहीं रहा। आई एम नो लॉन्गर नॉटी। मैं अब शरारती नहीं रहा। आई हैव चेंज, मैं बदल गया हूँ। फ्रेंड्स आर नो लॉन्गर फ्रेंड्स। दोस्त अब दोस्त नहीं रहे। दिल्ली इज़ नो लॉन्गर दिल्ली। दिल्ली अब दिल्ली नहीं रहा। डोंट बी ओवर स्मार्ट। आई एम नो लॉन्गर फूल। ज़्यादा होशियार मत बनो। मैं अब मूर्ख नहीं रहा। तो इस प्रकार से नो लॉन्गर और हैव का भी यूज़ मैंने आपको बताया। अब आपको घर से 2 सेंटेंस बना के लेकर आने हैं। पहला सेंटेंस है कि तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड। ए भाई साहब, गर्लफ्रेंड ऐसे ही लिखते हैं क्या? तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। कोई लड़की है जो किसी और भैया की गर्लफ्रेंड है और आपने उस लड़की को वहाँ से उसका ब्रेकअप करा दिया और अपने आप उससे दोस्ती कर ली, लेकिन वो लड़की अब भी जब भी आपसे मिलती है उसी की बात करी जाती है। तो आपने उससे कहा तुम अब उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही। इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है ये वाक्य कैसे बनेगा। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो होगा एज इफ पर आधारित। एज इफ माने क्या? एज इफ का मतलब होता है मानो की। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो की। एज और इफ, यदि हम दोनों को ही इन्हें अलग अलग देखें तो एज का मतलब होता है जैसे, ये भी कंडीशनल वर्ड है, और इफ का मतलब होता है यदि, ये भी कंडीशनल वर्ड है। लेकिन जब भी आपको एज और इफ एक साथ दिखें, एज इफ, तब इसका मतलब होता है मानो की। जैसे कि आपने अक्सर इस वाक्य सुना होगा, वह तो ऐसे बात करता है जैसे कि कोई नेता हो। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कोई हीरोइन हो। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम अध्यापक हो। तो इस प्रकार के मानो की, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम कोई हीरोइन हो, मानो की,
तो मानो की के लिए हम हमेशा एज इफ का प्रयोग करते हैं। एक चीज रूल्स ध्यान से सुनो बच्चों, एज को अलग और इफ को अलग लगाओगे तब इनके अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन जब ये एज इफ एक साथ आते हैं तब आता है मानो की। ये एक अनरियलिस्टिक कंडीशन होती है, ऐसा असली में नहीं होता, इसीलिए इसके कुछ स्पेशल रूल है। पहले एक बार बहुत ध्यान से एक बार इस रूल्स को ज़रा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर इंग्लिश का सबसे इंपॉर्टेंट रूल मैं इसे कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, क्योंकि हजारों लाखों वाक्य आप इससे रोजाना दिनचर्या में बोलते हो और इस प्रकार के वाक्यों को सिर्फ एक बार आपको देख लेना है, इसके बाद आप कभी भी गलती नहीं करोगे। तो आइए समझते हैं इसे एज इफ के पूरे रोल को। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऐसी एस फॉर्म आएगी, इसके बाद अदर वर्ड आ जाएंगे, इसके बाद एज इफ मानो की, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा। यहां से एक चीज ध्यान देने वाली बात है, सब्जेक्ट के बाद वर या वुड। सब्जेक्ट के जब भी हम अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, एक ऐसी घटना की बात करेंगे जो वास्तविक नहीं है, हम उसे एज्यूम कर रहे हैं, तो इधर एज इफ के बाद जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा पास्ट फॉर्म आएगी, प्रेजेंट फॉर्म कभी भी नहीं आने की, ठीक है ना। तो वाज तो आने का नहीं, और प्रेजेंट में भी पास्ट में भी यहां पर सिर्फ वर ही आएगी, यहां पर सिर्फ वर ही आएगी। अभी हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल से। जैसे कि देखो, इसे मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं इस तरह से। देखो, ही स्पीक्स, वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही स्पीक्स वह बात करता है, मानो की, ही वह वर ए लीडर, ही वर ए लीडर। देखो, ही स्पीक्स वह बात करता है, एज इफ मानो की, ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो। अब आप कहेंगे कि सर ही के साथ तो वाज आना चाहिए, पहली बात तो आपने यही गलती कर रखी है, इधर है प्रेजेंट और इधर आपने पास्ट में बनाया है, और पास्ट में भी वाज आना चाहिए, आपने वर लगाया है। तो भैया जब भी हम कोई कंडीशन को मानेंगे, जब भी हम कोई अनरियलिस्टिक पास्ट की बात करेंगे, जब भी हम कोई ऐसे पास्ट की बात करेंगे जिसे हम एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं, तब आपको इधर सिंगुलर हो सब्जेक्ट, बहुवचन हो, कोई सा भी हो, प्रेजेंट भी नहीं लेने के और सिंगुलर फॉर्म भी लेने के, हमेशा वर ही आएगा। मानने के लिए हमेशा यहां पर वर ही आएगा। जैसे कि एक सेंटेंस, यदि मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर ए डॉक्टर, तो ये बनेगा इफ आई वर ए डॉक्टर। कंडीशनल सेंटेंस की पूरी क्लास है, मैं वहां पर बहुत डिटेल में कवर किया हूं। यहां पर सिर्फ आपको इतना समझ लेना है, यहां पर ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, सबके साथ वर ही आएगा जब हम कोई कंडीशन मान रहे हो। ही वर ए लीडर, मानो कि वह कोई नेता हो, मानो कि वह कोई नेता हो, तो यहां पर क्या आएगा, वर आएगा। अब देखो सेकंड सेंटेंस, यू रीड, तुम पढ़ते हो, एज इफ मानो कि यू वर ए टीचर, तुम पढ़ते हो मानो कि तुम कोई अध्यापक हो, तुम पढ़ते हो ऐसे मानो कि तुम कोई अध्यापक हो। तो यहां पर यू के साथ क्या आएगा, वर। भैया यहां यू हो, ही हो, शी हो, कोई नाम हो, कुछ भी हो, यहां पर वर ही आएगा, वाज भी नहीं आने का, और प्रेजेंट का तो आने का ही आने का नहीं है। देखो, इट सीम्स, ऐसा लगता है, टू मी, इट सीम्स टू मी, यह मुझे ऐसा लगता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, यू आर मैड, कि तुम पागल हो। या फिर इसे मैं ऐसे ही बना सकता है, इट सीम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू आर मैड, कि तुम पागल हो, ठीक है ना। शी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है, एज इफ मानो कि शी वर माई बिलव्ड, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो, मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। देखो शी के साथ भी क्या आया, वर ही आया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल, एक बार रूल पर ध्यान देंगे, क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड, एज इफ के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर ही आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर ही आएगा। और अगर कभी विल की बात होगी, भविष्य की बात होगी, तो वुड आएगा, विल तब भी नहीं आएगा, क्योंकि विल तो क्या है, प्रेजेंट फॉर्म है, वुड आएगा पास्ट फॉर्म, ठीक है ना। अब देखो, इट सीम्स एज इफ, ऐसा लगता है मानो कि इट वुड रेन, देखो ऐसा लगता है मानो कि बारिश होगी, तो इट विल रेन नहीं लगाया, इट वुड रेन, क्योंकि यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा क्या आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इट सीम्स, ऐसा लगता है, एज इफ मानो कि यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, मानो कि तुम खेलोगे। अब बहुत सारे भैया कहेंगे कि सर आपने इधर खेलोगे लगा रखा। मेरे भैया, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स माय डियर फ्रेंड दैट इंग्लिश कम्स बाय सेंस नॉट अकॉर्डिंग टू हिंदी। इंग्लिश हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग आएगी, इसका भाव नहीं बदल रहा। मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूँ, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेलोगे, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो, ठीक है ना। तो इस तरह से सेंस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने का, तो इसकी हिंदी यही होगी। अब देखो, यू लाइक हर, तुम उसको पसंद करते हो, मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड। कोई भैया किसी लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं
और उस लड़की के कोई दोस्त भी नहीं होते, बॉयफ्रेंड भी नहीं होते, तो आपने कहा यू लाइक हर, तुम उसे ऐसे पसंद करते हैं, एज इफ, मानो कि यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो, मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। बी एफ माने क्या हो? बी एफ माने बॉयफ्रेंड, बी एफ माने बॉयफ्रेंड। तो इस प्रकार से आप इसे समझेंगे। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूं फिर से। देखो, एज इफ क्या होता है? एज इफ का मतलब होता है भैया मानो कि, एज इफ का मतलब होता है मानो कि। और एज इफ के बाद जब भी कोई सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर कोई अनरियलिस्टिक पार्ट है, हम अपने आप को एज्यूम कर रहे हो, मानो कि तुम टीचर हो, मानो कि तुम नेता हो, मानो कि तुम अध्यापक हो, मानो कि तुम राजा हो, तब हम सब्जेक्ट के बाद वर ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वर ही लगाएंगे। और अगर कोई और फॉर्म लगानी है तो हमेशा पास्ट फॉर्म ही हम लगाएंगे। जैसे कि ही स्पीक्स एज इफ ही वर ए लीडर, वह बात करता है मानो कि वह एक नेता हो। यू रीड एज इफ यू आर ए टीचर, तुम पढ़ते हो मानो कि तुम एक अध्यापक हो। इट सीम्स टू मी एज इफ यू आर मैड, मुझे ऐसा लगता है मानो कि तुम पागल हो। शी लव्स मी एज इफ शी वर माई ब्लड, वह मेरा ऐसे ध्यान रखती है मानो कि वह मेरी प्रेमिका हो। इट सीम्स एज इफ इट वुड रेन, ऐसा लगता है मानो कि बारिश हो, है ना। इट सीम्स एज इफ यू वुड प्ले, ऐसा लगता है मानो कि तुम खेले हो। यू लाइक हर एज इफ यू वुड बी हर बॉयफ्रेंड, तुम उसे ऐसे पसंद करते हो मानो कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। तो इस प्रकार एज इफ का आप प्रयोग करेंगे। अब एक वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, आप इस वाक्य को अपने घर से बनाना भी है और कमेंट में लिखना भी है। तुम ऐसे लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। देखो मैं इसे लिख देता हूं, तुम, बताओ इसे क्या बनेगा अभी ये? तुम ऐसे लिखते हो, तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो। तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम डॉक्टर हो, बताइए इसे कैसे बनेगा? इस सेंटेंस को कमेंट में जरूर आपको बताना है कि तुम ऐसे लिखते हो मानो कि तुम कोई डॉक्टर हो। और ये कंडीशनल सेंटेंस की पूरी एक क्लास है, इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा, आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और पूरे के पूरे कंप्लीट बैच को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में एक बार जाकर देखिए, पूरा का पूरा स्पोकन इंग्लिश का बैच मैंने करा रखा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। इट वॉज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।